हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और ये 8th टेंस है हमारा। बाकी के जो 7 टेंसेस हैं पहले वाले वो उनकी वीडियोस है वो चैनल पे आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा और जो भी उनके अंदर का कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम अगर है वो तो वहाँ से पक्का आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है 8th टेंस है हमारा, जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका भी सेम वैसे ही हम मीनिंग समझेंगे, इसकी पहचान क्या होती है वो देखेंगे और इसके अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं सेंटेंसेस के वो हम यहाँ पे देखेंगे और उनकी ट्रांसलेशन हम कैसे कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो यहाँ पे जो पास्ट वर्ड है इसका मतलब है V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड कॉन्टिन्यूस जो है इसका मतलब है V5 दैट इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है V1 प्लस ing यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगा के जो हमारे पास फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं V5। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वर्ब की फॉर्म है और टेंस का आपको पता ही है। टेंस का मतलब क्या है, जो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम टाइम ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं, उसको चेंज करते हैं, दैट इज नोन एज टेंस। ठीक है, तो टेंस का अगर आप टेंस या टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको अगर आपको नहीं पता तो उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो चैनल पे आप देख सकते हो। साथ के साथ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे V2, V3 और V5 3 वर्ब की फॉर्म हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो पास्ट यानी जो हमें बीते हुए कल के बारे में बताए, अगर हमने कोई काम या किसी ने भी कोई काम बीते हुए कल में किया है, मतलब जो टाइम जा चुका है, भूतकाल में अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। अभी डिपेंड करता है कि वो काम कैसा हुआ है, मतलब वो हो रहा था बीते हुए कल में या हो चुका था या किया था या फिर वहां से स्टार्ट किया था बट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप ऑफ टेंसेस जो हमारे पास पास्ट के अलग अलग टाइप हैं टेंसेस के। तो बाकी 3 हम कर चुके हैं। आज हमारा 4th टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट का 4th है ये, बाकी वैसे अगर टोटल मिलाए तो 8th टेंस है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अभी अभी मैम बोल रही थी कि 8th टेंस है, ये पास्ट का 4th टेंस है और बाकी अगर टोटल में से देखें जो हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं वहां का ये 8th टेंस है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3 फॉर्म है, तो कौन सी कहाँ से हमें मिलेगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो V2 जो है, क्योंकि देखो अब हम कोई काम के बारे में बता रहे हैं तो वहां पे मेन जो वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है वो हमारे पास एक ही होती है, तो उसकी हम तीनों फॉर्म एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो V2, V3 और V5 है हम डिफरेंट जगह से लेंगे और साथ के साथ कंडीशन ताकि सेटिस्फाई हो जाए हमारे टेंस वाली, तो उसको भी हम देखेंगे। तो V2 जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पे लेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी हैव की सेकंड फॉर्म हेड। ठीक है, V2 हमें कहाँ से मिलेगी, हेड से मिलेगी जो कि हैव की सेकंड फॉर्म है। तो V2 यानी पास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जो हमारे पास परफेक्ट है उसके लिए हमें चाहिए V3। तो V3 जो हम लेंगे वो हमारे पास होगी बी की थर्ड फॉर्म जो कि होगी बीन। ठीक है, यानी V3 हम कहाँ से लेंगे, वहां उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म जो कि होगी बीन, क्योंकि हमारे पास जो हैव की चाहे हम कोई भी फॉर्म यूज करें, आइदर फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, थर्ड है, कौन सी भी है या फिफ्थ है, तो उसके जस्ट बाद हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी दूसरी फॉर्म यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो उस थर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास है बीन, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए है हमारे पास बीन। और साथ के साथ क्योंकि परफेक्ट है तो उसमें भी हमारे पास थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। V3 हमें मिल रही है बीन से और साथ के साथ जो हेड वाली कंडीशन है कि हेड के जस्ट बाद हम V5 यूज नहीं कर सकते या V1 यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी ये क्या है हमारे पास एक मतलब रोल प्ले करेगी कि भी हाँ ये हेड के बाद वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास V5 जो होगी वो होगी V1 प्लस
ing, और ये हमारे पास मिलेगी मेन वर्ब से। जो हमारी मेन वर्ब होगी, जो मुख्य क्रिया होगी, उससे हमें क्या मिलेगी, उससे हमें मिलेगी V5। ठीक है, और V5 बनाते कैसे हैं, V1 प्लस ing, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ing हम लगा देंगे तो हमारी बन जाएगी V5, जो कि मेन वर्ब की हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो पजल थी, अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, वो हमने सोल्व कर ली कि तीन जो वर्ब की फॉर्म है हम कहाँ से अरेंज करेंगे। तो तीनों मैंने बता दी कि V2 जो है हम वो हैड यूज करेंगे, जो कि हैव की सेकंड फॉर्म है। V3 है वो हम बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जो कि है बीन। और V5 जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा के हम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों की तीनों जो वर्ब हैं वो मिल गई हैं, तीनों फॉर्म। तो कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई हो गई, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब बात आई पहचान की, कि अगर जब हमारे पास कोई हिंदी का वाक्य दिया हुआ है तो हम कैसे उसको पहचानेंगे कि वो क्या है, हमारे पास वो वाक्य जो है वो एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो पहचान है हमारे पास, पहचान क्या है, वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, या फिर से रहे थे आदि आए। हमारे हिंदी के वाक्य के अंत में अगर से रहा था, से रही थी या से रहे थे, इनमें से कुछ आता है तो वहां से आपको समझ जाना है कि क्या कौन सा टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे एक चीज, जैसा कि मैंने प्रेजेंट में बताया था, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो चाहे कोई भी टाइप है उसकी, उसके लास्ट में मिलेगा है। ठीक है मिलेगा। वैसे ही पास्ट का जब हम बात करते हैं, पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे चाहे कोई भी टेंस की टाइप है, वहां पे लास्ट में मिलेगा था, थे, थी। ये इसके साथ जो पेयरिंग वर्ड है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टेंस, बट हमारे पास जो लास्ट है वो था, थे, थी में से ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से रहा था, से रही थी या से रहे थे आदि आए तो उसको समझ जाना है कि क्या है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे जो से रहा था, देखो यहाँ पे जो से और रहा था, से या रही थी, से या रहे थे, ये जो है वो अलग अलग मिलेंगे, साथ नहीं मिलेंगे। से बीच में मिलेगा और रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि से रहा था साथ में नहीं आया। ठीक है, तो ये अलग अलग मिलेगा, बट पहचान है इसलिए ये साथ में लिख दिए जाते हैं पहचान के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे वाक्य मैंने नहीं लिखा है। बट ये मिलेगा कैसे, जैसे मैं बोल दूं मोहन 2015 से, मोहन 2015 से संगीत सीख रहा था। मोहन 2015 से, देखो अभी मैंने बोला से आएगा, फिर संगीत सीख रहा था, लास्ट में क्या आ गया, रहा था। तो ऐसे ये मिलेगा से रहा था, ऐसे ही से रही थी, से रहे थे, ऐसे। ठीक है, तो से बीच में मिलेगा जो कि टाइम के साथ मिलेगा। टाइम हमें बताएगा कब से कोई काम हो रहा था या हो चुका, कब से हुआ है कोई काम, मतलब स्टार्ट कब से हुआ है, ये हमें बताएगा। ठीक है, तो ये से बीच में मिलेगा और रहा था, रहे थे या रही थी लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे मिलेगा। और ये इसके साथ जो होगा वो टाइम होगा। टाइम जो हमारा होगा वाक्य के अंदर वो फिक्स भी हो सकता है या वन फिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको चेक मतलब देखना होगा कि फिक्स हम कब बोलेंगे और नॉन फिक्स कब बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास जो टेंसेस का स्ट्रक्चर होता है
तो उसको डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, हर एक टेंस के 4 टाइप के सेंटेंस है हमारे पास। तो सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो है अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो हमारे पास अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब जिसके अंदर बिल्कुल सिंपली हम कोई बात बता रहे हैं, उसमें ना ही कोई नहीं वगैरह हमने यूज किया है, ना ही कोई क्या वगैरह किया है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, सिंपली हमने बता दिया। जैसे अभी मैंने लिखा था मोहन 2015 से संगीत सीख रहा था, तो सिंपली मैंने बता दिया, उसमें ये मैंने नहीं, ना कोई नहीं वर्ड यूज किया है, ना मैंने कोई क्या वर्ड यूज किया है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, सच सेंटेंसेस आर नोन एज सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो होगा सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता होता है, मतलब कार्य को करने वाला। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हेड, और जब हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, जो कि मैंने पास्ट परफेक्ट में भी बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया था कि उन दोनों में ही हमारी हेल्पिंग वर्ब एक थी, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक ही है। तो तब हमें सब्जेक्ट को सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट है कौन सा, वो कैसा है, ये देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो काफी इजी है, ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सोल्व हो गई कि आपको ये नहीं चेक करना कि सब्जेक्ट कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि जब दो दो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती हैं, जब हमारे पास ऑप्शन होता है हेल्पिंग वर्ब के केस में, तो वहां पे हमें सब्जेक्ट चेक करना होता है कि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो अलग हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो अलग हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। बट यहाँ पे जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो हमारे पास हमें कोई भी जरूरत नहीं है ये चेक करने की कि सब्जेक्ट कैसा है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है कौन सा। ओके, तो बिल्कुल इजी है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, क्योंकि V3 हमें चाहिए थी, तो ये V2 आ गई, ये V3 आ गई, अब हमें चाहिए V5, तो V5 आ जाएगी प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ये हमारे पास कुछ नया आया है इसके अंदर, जो कि हर एक जो टाइप है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट की है, चाहे वो पास्ट की है, या फिर वो फ्यूचर की है, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते ही हैं। क्योंकि सिंस या फॉर, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, वहाँ पे हमने टाइम देखा था, और टाइम जब देखा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि टाइम हमारा फिक्स भी हो सकता है, वो नॉन फिक्स भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टाइम हम सिंस या फॉर में से एक वर्ड यूज करते हैं जो हमें बताता है कि टाइम फिक्स है या नॉन फिक्स है। ओके, देन हम यूज करेंगे टाइम, देन फुल स्टॉप। तो ये है हमारे पास सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर बेस्ड हम जो गिवन हिंदी का वाक्य होगा उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अब जब मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब एक होने की वजह से हमें सब्जेक्ट जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि वहां पे दोनों, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल, हम हेड ही यूज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है वो है सिंस या फॉर के केस में। सिंस या फॉर के केस में अब सिंस कब यूज होगा या फॉर कब यूज होगा, तो अगर हमारा टाइम जो है वो फिक्स है तो हम सिंस यूज करेंगे, अगर वो टाइम हमारा नॉन फिक्स है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। अब फिक्स या नॉन फिक्स की मैं यहाँ पे कुछ जो फ्रेजेस हैं वो लिख देती हूँ, कुछ टाइप लिख देती हूँ कि ताकि आपको मेनली वही यूज होते हैं, तो आपको आसानी रहे कि ये पहचानने में कि फॉर कब यूज होगा या सिंस कब यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर के लिए,
ठीक है। फोर कब यूज होगा, यूज ऑफ फोर, अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी पे नोट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये रहता है, क्योंकि बच्चे यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको आती है, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं कि उनको टाइम ये नहीं पता चलता कि हमें फोर कब यूज़ करना है और हमें सिंस कब यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल फ्रेजेज आपको बताऊँगी, कुछ स्पेशल केसेज आपको बताऊँगी जहाँ पे आपको फोर यूज़ करना है, और मेनली वही होते हैं, उसी के अंदर आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाता है। और साथ के साथ मैं बताऊंगी कि सिंस कब यूज करेंगे हम, ठीक है। तो फॉर कब यूज करेंगे, किसके साथ, तो फर्स्ट है मैनी आवर्स, मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, फिर है सेवरल आवर्स, सेवरल डेज, फिर है सेवरल वीक्स, फिर सेवरल मंथ्स, फिर है सेवरल ईयर्स, और आर से पहले मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मैनी मिनट्स और सेवरल मिनट्स, ठीक है। ये उसके बाद एन आवर, ए डे, उसके बाद अ वीक, a month, a year, a long time, फिर है हमारे पास a while, और है हमारे पास यहाँ पे नंबर्स या नंबरल वैल्यू, नंबरल, फिर इसके नंबरल मतलब यहाँ पे 4 3 5 ऐसे, ठीक है। मैं लिख ही देती हूँ इसको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे 5 2 6 एटसेट्रा, डेज, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो मतलब ऐसे कोई नाम है, या फिर 2 3 एंड सो ऑन, सीजन्स, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये हमारे पास वो स्पेशल फ्रेजेस हैं जहां पे जिसके साथ आपको लगाना है फोर, ठीक है। जैसे मैनी मिनट्स, मैनी आवर्स, अगर आपका टाइम ऐसे है मैनी मिनट्स, हमें नहीं पता कितनी मिनट, ठीक है, कौन सी मिनट हमें नहीं पता इस चीज़ का, जस्ट हमें थोड़ा सा आइडिया है कि कुछ मिनटों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैनी आवर्स, मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, फिर सेवरल मिनट्स, सेवरल आवर्स, सेवरल डेज, सेवरल वीक्स, सेवरल मंथ्स, सेवरल ईयर्स, ऐसे, ठीक है। फिर एन आवर, ए डे, सॉरी ए मंथ, ए वीक, ए ईयर, ए लॉन्ग टाइम, अ वाइल, नेक्स्ट 5, ऐसे कुछ नंबरल वैल्यू है 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 10 डे, 15 डे, ऐसे कुछ गिवन है, ठीक है। डे है या मंथ्स, जैसे 3 मंथ्स, 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 आवर्स, ऐसे अगर कुछ गिवन है तो यहाँ पे ये नंबरल मैंने कुछ ही लिखे हैं, देखो एटसेट्रा लिख दिया मैंने यहाँ पे,
तो 1 2 3 जैसे अगर ऐसा कुछ आया है और उसके साथ डेज, मंथ, ईयर्स या आवर्स कुछ आया है तो आप 4 यूज करोगे। देन 1 2 3 4 ऐसे अगर कोई ये नंबरल वैल्यू आके देन आपके पास सीजन आया है, कोई सीजन मतलब नेम नहीं है सीजन का, सिंपली सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन ऐसे अगर कुछ आया है देन आप यूज करोगे 4। अगर सीजन का नाम आ गया, सीजन का नाम आ गया जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग ऐसे अगर आ गया देन वी विल यूज हियर सिंस। ओके, तो इनमें से ये आपकी जो फ्रेजेस हैं ऑलमोस्ट सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कवर हो गया यहाँ पे कि आप 4 इनके साथ यूज करोगे और यही टाइम आपके पास गिवन होता है। अगर आपको ये वाले याद कर लिए, आपने ये वाले देख लिए, देन 4 इनके साथ आप मतलब आंखें बंद करके झट से लगा देना जो 4 है वो, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजीली आप देख सकते हो, सिंपल। ये आप अगर टाइम ऐसा कुछ गिवन मतलब फिक्स टाइम नहीं है हमारे पास, फिक्स टाइम ऐसे ही बोलेंगे ना, कुछ दिनों से, कई महीनों से, कुछ सालों से, ठीक है, 5 दिनों से, हमें कौन सा पता कभी कौन से 5 डेज की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ है देन वी विल यूज 4। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आ गया हमारे पास, तो जो ये आप लिख लेना, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप थोड़े से लेजी हो देन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देख लेना। तो ये जो फ्रेजेस हैं वो आपको बता देंगे कि आप 4 कहाँ यूज करोगे, ठीक है। तो 4 हम इनके साथ यूज करेंगे जब हमारा टाइम कैसा है, नॉन फिक्स है। नाउ मैं बताऊंगी आपको कि सिंस हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास 4 का यूज था। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम सिंस कहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आपका टाइम फिक्स है या नॉन फिक्स है, तो आप इनमें से देख के इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ये वाली कुछ फ्रेजेस आई हैं तो हमें 4 यूज करना है, अगर दूसरी आई तो सिंस यूज करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास देन यूज ऑफ सिंस। सिंस हम कब यूज करेंगे, तो सिंस हम यूज करेंगे जैसे डेज नेम, कोई डे का नेम है जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे, ठीक है। उसके बाद मंथ्स नेम, मंथ्स नेम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे अगर आपके पास गिवन है तो सिंस यूज करोगे। देन ईयर्स नेम, जैसे 2015, 1995, 1990, ठीक है, 1817 ऐसे अगर हमारे पास गिवन है तो उनको बोलते हैं ईयर्स नेम, तो उनके साथ भी हम सिंस यूज करेंगे। फिर है हमारे पास पार्ट ऑफ टाइम या पार्ट ऑफ डे, सॉरी, पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे का मतलब है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग एटसेट्रा। तो इनको बोलते हैं पार्ट ऑफ डे। देन अगर हमारे पास ऐसा कुछ टाइम गिवन है जैसे 8 AM, 7 PM, मतलब AM PM के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। फिर टाइम ओ क्लॉक, मतलब टाइम गिवन है जैसे 5 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock ऐसे अगर गिवन है तब भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट नाइट, लास्ट लास्ट नाइट या यस्टरडे, इनके साथ भी हम सिंस यूज करेंगे।
उसके बाद अगर हमारे पास कोई फेस्टिवल नेम है जैसे दिवाली, होली, दशहरा, तो ऐसे कोई फेस्टिवल नेम है तो उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। फिर सीजन नेम के साथ भी हम क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। जैसे विंटर, समर, स्प्रिंग, तो यहाँ पे हमारे पास सीजन नेम है। देखो वहाँ पे मैंने बात की थी कि अगर 2, 3, 4 ऐसे सीजन्स गिवन है, नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ 2 सीजन, 3 सीजन्स ऐसे अगर लिख रखा है तो 4 यूज करेंगे। बट यहाँ पे अगर जो सीजन है उसका नाम आपको दे दिया, देन आप यूज करोगे सिंस, ठीक है। तो ये वो हमारे पास स्पेशल फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम यूज करेंगे सिंस। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके कवर हो गए। तो अगर आपको ध्यान भी नहीं है, ये भी आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि टाइम फिक्स है या अनफिक्स है, तो उसमें आप सिर्फ ये देख लेना कि अगर ऐसा कोई टाइम गिवन है, मतलब डे नेम, कोई डे का नाम दिया हुआ, जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, सैटरडे, ऐसा कुछ गिवन है तो आपको सिंस यूज करना है। मंथ्स नेम अगर गिवन है, मैं बोल दूं नवंबर से दिसंबर से, तो तब भी आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। ऐसे ही अगर ईयर का नेम है तब भी पार्ट ऑफ डे है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, तो इसके साथ भी आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। फिर अगर कोई प्रॉपर टाइम गिवन है जैसे 7 बजे से 8 बजे से 6 बजे से 10 बजे से, तो उसके लिए भी आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। फिर ओ क्लॉक वाला जो है 5 o'clock, 7 o'clock, उसके लिए भी आपको सिंस यूज करना है। लास्ट नाइट के लिए हम सिंस यूज करेंगे। यस्टरडे के लिए भी हम सिंस यूज करेंगे। फेस्टिवल नेम के साथ सिंस यूज करेंगे। सीजन नेम के साथ भी क्या यूज करेंगे, हम सिंस यूज करेंगे। तो ये सिंस के यूज है। इससे पहले मैंने 4 के यूज यहाँ पे लिखे थे, तो यहाँ से आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हम सिंस कब यूज करेंगे और 4 कब यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इसी में रहती है बच्चों को कि सिंस का नहीं पता चलता कब यूज करना है और 4 का नहीं पता चलता कब यूज करना है। तो होप ये वाली चीजें देख के आप ये जो अभी मैंने लिखे हैं इनसे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको सिंस कहाँ लगाना है, 4 कहाँ लगाना है, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और जो सिंस 4 है हम तीनों टेंसेज में यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और सिर्फ इस सिंस और 4 की मिस्टेक के कारण उसका पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है, तो वो ना हो और उनकी भी हेल्प हो जाए, तो इसके लिए आप शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो अभी चलिए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन सीखने के लिए यहाँ पे मैं एक जो हिंदी का वाक्य है वो लिखती हूँ। अभी मैंने लिखा था वही मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फिर से, जो एग्जाम्पल हमने किया था। तो वो है हमारे पास, मोहन 2015 से संगीत सीख रहा था। मोहन 2015 से संगीत सीख रहा था। तो सबसे पहले तो हम इसमें आइडेंटिफाई ही करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या नहीं है। तो कंडीशन है हमारी से रहा था, से रही थी या से रहे थे आए। और जैसा कि मैंने अभी बताया, से जो है वो इसके साथ में नहीं मिलता, ये सिर्फ पहचान में लिखा जाता है, लेकिन ये दोनों होते हैं अलग अलग। से हमें सेंटेंस के या वाक्य के बीच में मिलता है, और रहा था, रही थी, रहे थे ये लास्ट में मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास से भी आ गया और लास्ट में आ गया रहा था। तो ये हमारे पास कैसा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है या नहीं। तो इसमें ना कोई नहीं मैंने यूज किया है, ना कोई क्या यूज किया है, सिंपली मैंने आपको बताया कि मोहन 2015 से संगीत सीख रहा था, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो अब हमें करना है इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, हेड हमारे पास फिक्स है, बीन भी हमारा फिक्स है, फिर वर्ब हमें पता होनी चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें यूज करनी होती है ये, फिर ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, फिर सिंस या फॉर में से क्या यूज करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, फिर टाइम हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे
कि हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए रूल जो है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आपको क्या करना है, क्वेश्चनिंग करनी है। जो हिंदी का वाक्य दे रखा है उसके अंदर आप क्वेश्चनिंग करो, खुद से करनी है, किसी दूसरे से नहीं करनी है। तो खुद से क्वेश्चनिंग करोगे, जैसे आपके पास यही लिख रखा है मोहन 2015 से संगीत सीख रहा था। क्वेश्चनिंग कैसे करोगे आप, क्वेश्चनिंग करोगे कौन 2015 से संगीत सीख रहा था। खुद से सोचो भाई कौन था वो जो 2015 से संगीत सीख रहा था। तो आपके मन के अंदर से जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आंसर आएगा कौन था वो, मोहन की बात हो रही भी, मोहन था वो। ठीक है, तो जो कौन, किसने, अगर इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो हमें क्या देगा, कौन या किसने कोई कार्य किया। तो इनमें से एक आपको क्वेश्चनिंग करनी है, वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंस कैसी बन रही है आपके वाक्य की। ठीक है, यहाँ पे किसने अगर मैं यूज करूं तो वो सही नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जो है, कौन सही है बिल्कुल। कौन 2015 से संगीत सीख रहा था, मोहन। तो कौन या किसने का जो आंसर आएगा वो आपको देगा यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चनिंग करनी है कहाँ, क्या या कहाँ। जब आपको कौन या किसने का आंसर मिल जाए तो आपको सब्जेक्ट आपका मिल गया। उसके बाद आपको दोबारा से फिर से क्वेश्चनिंग करनी है क्या या कहाँ लगा के। जैसे मोहन 2015 से क्या सीख रहा था, क्या सीख रहा था, तो क्या सीख रहा था वो, संगीत। ठीक है, तो जब आपका क्या या कहाँ का आंसर जो मिलेगा तो वो आपको क्या देगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। फिर है कार्य क्या हो रहा था, क्या कर रहा था वो, सीख रहा था। चाहे जो मर्जी सीख रहा है लेकिन काम तो सीखने का कर रहा था ना वो, तो सीख रहा था। काम का जो आंसर आएगा कि काम क्या कर रहा था वो, ये हमें क्या देगा, वर्ब। क्योंकि क्रिया हम बोलते हैं वर्ब को, क्रिया का मतलब ही होता है काम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, तो वहां पे हमारे पास टाइम भी आ जाता है। तो टाइम अगर हमें चेक करना है तो टाइम हमें पता चलेगा। टाइम के लिए हमें क्वेश्चनिंग करनी है कब की, कब, कब या कब से। कब या कब से की आपको क्या करनी है, इसके अंदर क्वेश्चनिंग करनी। जैसे मोहन कब से संगीत सीख रहा था, कब से सीख रहा था, 2015 से। तो 2015 जो आया हमारे पास वो क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, तो कब से कि जब आप क्वेश्चनिंग करोगे तो उसमें जो आंसर मिलेगा वो आपको टाइम देगा कि आप जो वाक्य के अंदर टाइम कौन सा है। ठीक है, फिर हाँ, अभी मैंने जो फ्रेजेस लिखवाई थी डिफरेंट डिफरेंट, उनसे आपको पता चल जाएगा कि वो टाइम है कैसा। ठीक है, वो फिक्स है या नॉन फिक्स, और उसके साथ उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। बट टाइम आपको इससे मिल जाएगा कि कब से सीख रहा था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं मोहन कई महीनों से संगीत सीख रहा था, तो कई महीने है तो ना वो टाइम, चाहे जैसा भी है टाइम तो है। तो मोहन कब से संगीत सीख रहा था, तो उसमें आ जाएगा कई महीनों से। तो जो कई महीने हमारे पास आया वो भी क्या है, टाइम आया है। ठीक है, तो ऐसे आप टाइम का पता कर सकते हो। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और टाइम आ गया। ठीक है, तो अब इसका करना है हमें ट्रांसलेट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, बार बार मैं बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ध्यान आए ये चीज कि जब हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो हमें सब्जेक्ट को ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसा है। जस्ट हमें पता होना कि चाहिए कि सब्जेक्ट है कौन सा। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा मोहन, तो मोहन, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, सीखना मतलब लर्न। फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे आईएनजी लग जाएगा, लर्निंग। मोहन हैड बीन लर्निंग। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कब क्या सीख रहा था वो, संगीत, लर्निंग म्यूजिक। अब सिंसिया फोर में से हमें यूज करना है। तो अगर सिंसिया फोर की हम बात करेंगे, सिंसिया फोर की अगर बात करेंगे तो उसके लिए हमें टाइम देखना है कि कैसा है। तो 2015 ये क्या है,
इस साल का नाम है, ईयर नेम है, और अभी मैंने बताया था ईयर नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस 2015, 2015 ऐसे, क्योंकि टाइम भी बाद में आएगा। तो ये हमारे पास बन गया मोहन हैड बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस 2015 ऐसे, ठीक है। तो काफी इजी तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पहली चीज तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर में फिर हमें हमारे पास जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और टाइम हमें पता होना चाहिए। सभी को इसकी जगह पे रखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम सिंस या फॉर के, तो अगर आपको टाइम पता है कि वो कैसा है, तो अगर वो फिक्स है तो आप सिंस यूज करो, अगर वो नॉन फिक्स है तो आप फॉर यूज करो, ठीक है, और फिर टाइम लगा दो पीछे। तो इजीली आप ट्रांसलेशन जो है वो सीख सकते हो, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, हिंदी के वाक्य को कैसे पहचानेंगे वो आपको पता चल गया। अब अगर इंग्लिश में गिवन है तो आप कैसे पहचानोगे कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सिंपल सेंटेंस है। तो उसके लिए आपको चेक करना है ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर हैड लगी है तो, लेकिन हैड जो हो पास्ट परफेक्ट में भी हम यूज करते हैं, तो हैड के साथ बीन लगा है और बीन के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी है और इसमें कोई नोट वगैरह नहीं लगा है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी सब्जेक्ट के बाद लगी है, तो आपको समझ जाना है कि सिंपल सेंटेंस है किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, हैड होनी चाहिए सब्जेक्ट के बाद, यानी सेकंड पोजीशन पे यूज होनी चाहिए। फिर उसके साथ बीन और वर्ब की फिफ्थ लगनी चाहिए, फिफ्थ फॉर्म जो है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ओके। तो एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं अभी यहाँ पे हम, जैसे हम कई महीनों से क्रिकेट खेल रहे थे। हम कई महीनों से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसकी ट्रांसलेशन हमें करनी है, तो ट्रांसलेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। तो कौन कई महीनों से क्रिकेट खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे, हम। तो हम क्या है हमारा सब्जेक्ट। फिर हम कई महीनों से क्या खेल रहे थे, क्या का जो आंसर आएगा क्या है वो ऑब्जेक्ट। तो क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर काम क्या किया था, खेलने का, तो ये वर्ब आ गई। अब हम कब से क्रिकेट खेल रहे थे, कब से खेल रहे थे, कई महीनों से, तो टाइम आ गया, ठीक है। तो अब टाइम जो है कई महीने यानी सेवरल मंथ्स हम यूज करेंगे, और सेवरल मंथ के साथ अभी मैंने बताया था हम फॉर यूज करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने महीनों से या कौन से कई महीनों की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो नॉन फिक्स टाइम है तो हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको ट्रांसलेट। तो हम यानी वी, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर फॉर, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, तो क्रिकेट फॉर सेवरल या मैनी मंथ्स, फिर फुल स्टॉप। ऐसे आपको ट्रांसलेट कर लेना है, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सेवरल मंथ्स या मैनी मंथ्स ऐसे, ठीक है। तो ये थी ट्रांसलेशन वाक्य की हमारे, और कैसे हम इसको कर सकते हैं वो यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपको बताया है, ताकि कोई भी बच्चा अगर किसी को बेसिक से भी सीखना है या किसी को बिल्कुल भी टेंसेज नहीं आते, तो वो भी आसानी से इनको देख के इस वीडियो की हेल्प से, जो वीडियोस में डालती हूँ यहाँ पे टोटल इसके बाद हमारी 8 जो वीडियोस हैं वो हो जाएंगी टेंसेज की अलग अलग की, और एक साथ वाली भी आई है जो कि जिसके अंदर हमने प्रेजेंट के चारों को साथ में किया है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर एक साथ करना है तो, ठीक है। तो उसमें आप बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी टेंसेज नहीं आते हैं तो यहाँ से आप सीख सकते हो। मेरी
आपको पूरी गारंटी कि आप आसानी से सीख जाओगे ये, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है ये समझ के कि बच्चे जो हैं उनको जो भी डाउट है, चाहे छोटे से छोटा है बड़े से बड़ा, वो उनका क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है वो हो जाएगा आपका क्लियर, मेरे को विश्वास है ये वाली चीज का तो कि हाँ बिल्कुल छोटी छोटी जो चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, फैक्ट है, वो मैंने यहाँ पे खोल के बताया है, तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगी बिल्कुल, और जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है सेंटेंस की वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हमारे पास मिलेगा नहीं। हिंदी का जो वाक्य होगा इसमें नहीं मिलेगा, और नहीं के लिए हम यूज करेंगे नॉट, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा हमारा, नोट जो आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म पे आता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद हम नोट यूज करेंगे, तो इसमें वही करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर इसके बाद नोट। ये नोट हम जब भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म पे ही आता है, चाहे वो कैसा भी नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो सिंपली नेगेटिव हो या फिर हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो नोट हमेशा थर्ड फॉर्म पे यूज करेंगे, सॉरी थर्ड पोजीशन पे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है बीन, फिर है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर है टाइम, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो इसको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट। देखो ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमने थर्ड पोजीशन पे नोट लगा दिया है, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मैंने नोट लगा दिया है, और नोट आपका जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है, जो उसके साथ कोई भी पेयरिंग वर्ड अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हेड बीन था, तो ये पेयरिंग वर्ड हमेशा बाद में ही यूज होंगे। अगर आपको नोट यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होगा, या अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद होगा, यानी थर्ड पोजीशन पे ही यूज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी पेयरिंग वर्ड बीन है, बीइंग है, या हैव वगैरह कुछ भी लगा है तो वो बाद में ही यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदी का वाक्य मैं लेती हूँ, जैसे मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी। मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी, तो सबसे पहले तो लास्ट में रही थी आ गया और बीच में से आ गया, तो ये कैसा सेंटेंस है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सॉरी टेंस है। उसका सेंटेंस अब बीच में नहीं आ गया तो कैसा है ये सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ट्रांसलेशन हम करेंगे, ट्रांसलेशन से पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो कौन सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी, मैं। कौन का आंसर क्या देगा हमें, सब्जेक्ट, तो कौन नहीं जा रही थी, मैं, तो मैं क्या है इसमें सब्जेक्ट। फिर मैं सोमवार से कहाँ, जैसा मैंने बोला ना, क्या या कहाँ या कौन या किसने में से आपको सेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है, कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से की सेंस अच्छी बन रही है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज नहीं कर सकती, तो यहाँ पे हम कहाँ यूज करेंगे। तो मैं सोमवार से कहाँ नहीं जा रही थी, कहाँ नहीं जा रही थी, स्कूल। तो कहाँ का जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। नहीं है तो हम नोट यूज कर लेंगे नहीं के लिए। फिर काम क्या नहीं किया मैंने, जाने का काम नहीं किया, जाना था मेरे को लेकिन मैं नहीं गई, तो ये वर्ब आ गई, जाना क्या है, वर्ब। उसके बाद मैं कब से स्कूल नहीं जा रही थी, कब से नहीं जा रही थी, सोमवार से, तो ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम, ठीक है। तो टाइम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। अब आपको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेशन हम करेंगे। ट्रांसलेशन है सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो मैं यानी आई, फिर हेड, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जाना, गो की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे गोइंग। फिर गो की फॉर्म के साथ हमेशा हम टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे, चाहे हम कौन से भी फॉर्म यूज करें तो टू प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे, ताकि हम हमारी डेस्टिनेशन को बता सकें कि कहाँ जाना था या कहाँ जा रहे थे। तो आई हैड नॉट बीन गोइंग टू
स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया, टू स्कूल। फिर सोमवार, डेज नेम में से आ गया, ये डे नेम है सोमवार जो मंडे है, ठीक है। तो डे नेम के साथ अभी मैंने बताया था कि क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। फिक्स टाइम है कि सोमवार से नहीं जा रही थी, मेरे को पता भी सोमवार से नहीं जा रही थी, तो ये क्या है, फिक्स टाइम हमारा, तो फिक्स के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस, फिर टाइम मंडे, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंग्लिश का सेंटेंस कुछ गिवन है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड होनी चाहिए, साथ में बीन और वर्ब की फॉर्म लगी होनी चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारे पास नॉट होना चाहिए, तो ये अगर ऐसा है, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये वाला अगर स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये वाला, तो आपको समझ जाना है, यही वाला आपको चेक करना है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये वाला स्ट्रक्चर है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस है, ये वाले में नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं इसका, जैसे तुम कई सालों से गाना नहीं गा रहे थे। तुम कई सालों से गाना नहीं गा रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन कई सालों से गाना नहीं गा रहे थे, तुम, तो तुम क्या है इसमें सब्जेक्ट। फिर तुम कई सालों से क्या नहीं गा रहे थे, क्या नहीं गा रहे थे, गाना, तो ऑब्जेक्ट। फिर तुम कई सालों से गाना नहीं, काम क्या नहीं कर रहे थे, गाने का नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो ये वर्ब, नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे हम। फिर तुम कब से गाना नहीं गा रहे थे, कब से नहीं गा रहे थे, कई सालों से, तो ये आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए हम यूज करेंगे यू, फिर हैड, फिर नोट, फिर बीन, फिर गाना गाना सिंग, सिंग की फिफ्थ फॉर्म सिंगिंग, सिंगिंग, सॉन्ग ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग। फिर कई सालों से, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितने सालों से, लेकिन कई सालों की बात हो रही है, यानी मैनी मंथ्स, सॉरी मैनी ईयर्स, तो मैनी ईयर्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, फोर, तो फोर मैनी ईयर्स, ऐसे ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन, आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ काफी इजी है, बिल्कुल आप ध्यान से करना इसको और प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी डाउट है उसको आप समझ के करते रहना प्रैक्टिस बार बार, तो आप बहुत जल्दी से अच्छे से जो ट्रांसलेशन है वो सीख जाओगे। और अगर एक बार आपने टेंसेस अच्छे से कर लिए तो पूरी लाइफ आपको काम में आने वाले हैं ये। तो ये था हमारा सेकंड सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, वो है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसका पहचान क्या है, हिंदी के वाक्य में हमें क्या मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैंने बार बार बताया है कि आपको क्या करना है, जो सिंपल सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन एक दूसरे के साथ बदल दो, आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव का करना है तो नेगेटिव वाले में आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है एक दूसरे के साथ बदल दो, आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मिल जाएगा। तो काफी इजी है, अगर आपको एक स्ट्रक्चर पता है तो बाकी के तीन आप काफी इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हेड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बाकी सब कुछ एज इट इज, बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो मिलेगा, चाहे वो हिंदी का वाक्य है चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस है, तो उसमें लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ताकि आप हाँ हम बता सके कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट सॉरी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ एक वाक्य हिंदी का, क्या क्या वे क्या वे 1990 से मुंबई में रह रहे थे। क्या वे 1990 से मुंबई में रह रहे थे, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो इसको और देखो स्टार्टिंग में क्या आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसका है, बीच में से आया है और लास्ट में रहे थे आया है, तो ये क्या से रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या कौन 1990 से मुंबई में रह रहे थे, तो कौन रह रहे थे, वे, तो वे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट। फिर क्या वे 1990 से कहाँ रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे वो मुंबई में, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। काम क्या करना था, रहना था वहां पे, तो ये आ गया हमारे पास वर्ब। क्या वे कब से मुंबई में रह रहे थे, कब से रह रहे थे 1990 से, तो ये आ गया हमारे पास टाइम। तो टाइम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई, तो सिंपली पुट कर दो अभी। तो सबसे पहले हेड, फिर दे, फिर बीन, अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रहना यानी लिव, और लिव की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे लिविंग, हैड दे बीन लिविंग, कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई के अंदर, तो इन मुंबई। अब देखो मुंबई जो है वो एक शहर का नाम है, तो उसको उसके नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हम कैपिटल रखेंगे। ऐसे ही अगर हम सेंटेंस के अंदर लिख रहे हैं तो सेंटेंस लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुंबई, हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई। अब यहाँ पे सिंस या फॉर में से यूज करना है, तो सिंस या फॉर में से यूज करने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए कैसा, तो 1990 से फिक्स टाइम है, हमें पता है एग्जैक्टली कब से, 1990 से। तो 1990 दूसरा हमारा यहाँ पे 1990 जो है वो साल का नाम है, ईयर नेम है, तो ईयर नेम के साथ अभी मैंने बताया था कि हम सिंस यूज करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास मुंबई के बाद सिंस 1990 देन क्वेश्चन मार्क। तो हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1990, ठीक है, ऐसे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश का वाक्य गिवन है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यही वाला स्ट्रक्चर देखना है कि हैड, बीन और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे सिर्फ हेड की पोजीशन चेंज हो जाएगी कि हेड फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वहां फिर साथ में लगा होगा बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो आपको समझ जाना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे,
एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास, क्या क्या रामा क्या रामा एक घंटे से क्या रामा एक घंटे से बीज बो या क्या रामा एक घंटे से पौधों में पानी दे रहा था। क्या रामा एक घंटे से पौधों में पानी दे रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास से है बीच में और लास्ट में रहा था है, तो कैसे सेंटेंस को कैसा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और स्टार्टिंग में क्या आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो अभी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट हम देखेंगे। तो क्या कौन एक घंटे से पौधों में पानी दे रहा था, कौन दे रहा था, रामा। तो ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। फिर क्या रामा एक घंटे से किस में पानी दे रहा था। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे किस में भी डाल देती हूँ कि किस में भी आप कर सकते हो, किस में, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो क्योंकि ऐसे सेंस में भी आ सकता है। तो क्या रामा एक घंटे से किस में पानी दे रहा था, किस में दे रहा था, वो काम किसके ऊपर हो रहा था, पौधों के ऊपर, तो पौधों में दिया गया ऑब्जेक्ट। अभी काम क्या कर रहा था वो, पानी देने का, तो ये आ गया हमारे पास पानी देना वर्ब। कब से दे रहा था वो, क्या रामा कब से पौधों में पानी दे रहा था, तो एक घंटे से, ये आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, टाइम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई, ठीक है। अब हमें टाइम चेक करना है। एक घंटे से, एक घंटे के लिए हम यूज करेंगे एन आर। अभी हमें नहीं पता कि कौन से एक घंटे से, जस्ट हमें इतना पता कि एक घंटे की बात हो रही है, बट एक घंटा कौन सा एक घंटा, सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का, कौन सा एक घंटा, हमें नहीं पता वो चीज, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक घंटे के लिए एन आर, और एन आर के साथ हम यूज करते हैं फोर, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अभी मैंने बताया था फोर और सिंस के यूज, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो। वहां पे भी मैंने साफ साफ लिखा था कि एन आर, ए डे, ए वीक, अ ईयर, इसके साथ हम हमेशा फोर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हेड, फिर सब्जेक्ट क्या है, रामा। अब रामा नाम है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखेंगे, और हेड जो है हमारे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, इसलिए इसका कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है वो भी क्या करेंगे, कैपिटल रखेंगे। तो हेड रामा, फिर बीन, फिर वर्ब। वर्ब क्या है, पानी देना। पानी देना हमें यूज करेंगे वाटर होता है हमारे पास, वैसे नाउन होता है लेकिन इसको हम एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, और वाटर इसकी फर्स्ट फॉर्म है तो फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे वाटरिंग, आईएनजी लग जाएगी। तो वाटरिंग इन प्लांट्स, क्योंकि पौधों की बात हो रही, पौधों में पानी दे रहा है, तो हेड रामा बीन वाटरिंग इन प्लांट्स फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो काफी इजीली। तो यहाँ पे एन आर, जब हमारे पास ऐसा टाइम था तो हमने क्या यूज किया, फोर यूज किया, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसलेशन थी। तो ऐसे आप काफी इजी तरीके से ट्रांसलेशन है वो कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन है वो कर सकते हैं, टेंस के भी और सेंटेंस के भी, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ कि कैसे करना है। अब इसका जो लास्ट टेंस है वो बचा है, सॉरी सेंटेंस जो है वो बचा है यहाँ पे, जो कि है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
जो कि इन दोनों का दूसरे और तीसरे का मिक्स है। उसमें नेगेटिविटी भी दिखाई जाएगी, उसमें क्वेश्चनिंग भी की जाएगी, तो वो भी काफी इजी है इन्हीं की तरह। तो लास्ट जो टाइप है हमारे पास इसके सेंटेंस की, वो है फोर्थ टाइप। तो ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी की पहचान अगर मैं बताऊं तो हिंदी के वाक्य में क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, फिर बीच में नहीं मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तीनों चीजें मिलेंगी। अब देखो मैंने बोला था ना कि दोनों का मिक्स है, इसमें नहीं था, इसमें क्या और क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पे तीनों मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये है हमारे पास फोर्थ सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो हम बनाएंगे सेकंड वाले से, नेगेटिव वाले से। उसमें क्या कर देना आपको, हेड को यानी जो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट की दोनों की आपस में जगह चेंज कर देनी है, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा हेड पहले, हेड फिर सब्जेक्ट फिर नोट। जैसा कि मैंने बोला कि जो नोट है उसको हमेशा हम थर्ड पोजीशन पे ही यूज करेंगे। तो हेड प्लस नोट प्लस बीन, प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है कि सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से एक, फिर टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका मैं वाक्य लिख देती हूँ यहाँ पे। हिंदी का वाक्य है हमारा, क्या सीता सुबह से खाना नहीं पका रही थी। क्या सीता सुबह से खाना नहीं पका रही थी? तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो बीच में से है और लास्ट में रही थी, से रही थी आ गया, तो ये क्या है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर सेंटेंस चेक करने के लिए स्टार्टिंग में क्या भी है हमारा, बीच में नहीं भी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो तीनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और सिंस या फॉर। इनमें से इसके मतलब हम चेक करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्या, कौन सुबह से खाना नहीं पका रही थी? कौन नहीं पका रही थी? सीता। तो सीता क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। फिर क्या सीता सुबह से क्या नहीं पका रही थी? क्या नहीं पका रही थी? वो खाना, तो आ गया ऑब्जेक्ट। फिर काम क्या नहीं कर रही थी? वो पकाने का काम नहीं कर रही थी, तो ये आ गया वर्ब। फिर है क्या सीता कब से खाना नहीं पका रही थी? कब से नहीं पका रही थी? सुबह से, तो ये आ गया हमारे पास टाइम। सुबह से यानी पार्ट ऑफ डे है, मॉर्निंग। और यहाँ पे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब पार्ट ऑफ डे की बात करेंगे, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, नाइट है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सिंस या फॉर में से और टाइम सब कुछ हमें मिल गया। जस्ट पुट करना है स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हेड, फिर सीता, फिर नोट, फिर बीन, फिर खाना पकाना, कुक, कुक की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे कुकिंग, कुकिंग, फिर ऑब्जेक्ट फूड, फिर सिंस, क्योंकि हमारे पास पार्ट ऑफ डे है, टाइम जो है पार्ट ऑफ डे है, दैट इज मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम करेंगे हेड सीता नोट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो काफ़ी इजी तरीके से जो ट्रांसलेशन है वो हम कर सकते हैं।
हिंदी के वाक्य को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको से रहा था, से रही थी या से रहे थे, ये आपको आइडेंटिफाई करना, ये होने चाहिए वाक्य में, ठीक है। अगर ये है आपके लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे और बीच में से आ रहा है, तो आपको समझ जाना है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अभी वो सेंटेंस कैसा है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आया तो वो सिंपल सेंटेंस है, नहीं आया है अकेला तो फिर वो नेगेटिव है, अकेला क्या और क्वेश्चन मार्क आया है तो वो इंटेरोगेटिव है, और क्या नहीं और क्वेश्चन मार्क तीनों आए हैं तो वो कैसा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हिंदी के वाक्य की पहचान आप ऐसे कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने की। तो इस वाले स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना है, हेड, बीन और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आया है मतलब ना कुछ नोट है ना, और जो पोजीशन है वो सब्जेक्ट के बाद है इनकी, तो आपको समझ जाना वो सिंपल सेंटेंस है। अगर हेड के बाद यानी जो हेल्पिंग वर्ब हेड है वो हमारी सब्जेक्ट के बाद आई है और उसके बाद नोट लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगी है और उसके साथ कोई नोट वगैरह नहीं लगा सब्जेक्ट के बाद, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगी है और सब्जेक्ट के बाद नोट भी लगा है और फिर बीन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर अगर है तो फिर क्या है, वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जस्ट ये वाला स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। आगे वाला हेड, बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऐसे है, तो सिंपल हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो क्या है, नेगेटिव। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इंटेरोगेटिव। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हिंदी का वाक्य है वो मैं लिख देती हूँ। क्या, क्या वह लंबे समय से क्या वह लंबे समय से पुस्तक पढ़, सॉरी नहीं, क्योंकि नेगेटिव है ना हमारा, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं भी लगा, तो क्या वह लंबे समय से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। क्या वह लंबे समय से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो उसके लिए हम जो ट्रांसलेशन है ये करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, टाइम क्या है, कैसा है और वर्ब कौन सी है। तो क्या, कौन लंबे समय से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, कौन नहीं पढ़ रहा था, वह, तो वह क्या है हमारे पास सब्जेक्ट। अब देखो रहा था यानी मेल जो सब्जेक्ट है हमारा, मेल पर है, जो पर्सन है, सब्जेक्ट जो है वो मेल है, तो मेल के लिए वह के लिए हम यूज करेंगे ही। बार बार मैं बताती हूँ कि जब हम हिंदी में वह यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ही और सी। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट वो मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो सी, ठीक है। तो मेल रहा था है लास्ट में, तो मेल सब्जेक्ट है हमारा जो मेल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। फिर क्या वह लंबे समय से क्या नहीं पढ़ रहा था, क्या नहीं पढ़ रहा था, वो पुस्तक, तो ऑब्जेक्ट आ गया। काम क्या नहीं किया उसने, पढ़ने का नहीं किया, तो पढ़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ब है, रीड यूज करेंगे हम, वर्ब आ गए। नहीं के लिए नोट लगाएंगे। फिर है क्या वह कब से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, कब से नहीं पढ़ रहा था, वो लंबे समय से, तो ये आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है।
तो सब्जेक्ट आ गया, टाइम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई। अब हमें चेक करना है टाइम कैसा है। तो लंबे समय के लिए हम अ लॉन्ग टाइम यूज करते हैं, अ लॉन्ग पीरियड यूज करते हैं। तो उसके लिए अ लॉन्ग टाइम, अभी मैंने जस्ट बताया था, अ लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज करेंगे फॉर। ठीक है, फॉर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंस या फॉर में से हमारा आ गया फॉर। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसमें पुट, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होगी हमारी, हैड, फिर जैसा मैंने बोला वह के लिए हम ही या सी में से यूज करेंगे। तो मेल है तो क्या यूज करेंगे, ही, तो हैड ही, फिर नॉट, फिर बीन, फिर जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसके लिए रीड यूज करते हैं। अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए टीच यूज करते हैं। तो यहाँ पे खुद के लिए हैड ही नॉट बीन रीडिंग, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म बनानी है तो फर्स्ट फॉर्म रीड और फिफ्थ फॉर्म रीडिंग बन जाएगी, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। तो हैड ही नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे जब टाइम हमारा कैसा है, अ लॉन्ग टाइम हमने यूज किया तो उसके साथ क्या आ गया, अब फॉर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने हर एक टाइप के जो टाइम है उसको यूज करने की कोशिश की है, ताकि आपको प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे करके दिखा सकूं कि कैसे हम कौन से कैसे टाइम के साथ कौन सा जो सिंस या फॉर में से क्या यूज करते हैं, और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने कोशिश की है कि जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं उनमें अलग अलग टाइम लेने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ट्रांसलेशन कैसे करनी है वो मैंने बता दिया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम उसको पहचानेंगे वो हमने कर लिया। अलग अलग सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे, सिंस या फॉर हम कब कौन सा यूज करेंगे, तो हर एक चीज जो है मैंने यहाँ पे आपको बताई है। तो उम्मीद है जो भी कुछ डाउट था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।